औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज का मेंटेन नॉन सैलरी बजट एनएसबी रजिस्टर एंड वाउचर्स से पहले एनएसबी जो है वो होता क्या है, तो उस पर भी बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज़ नॉन सैलरी बजट। NSB is being provided to cover the non-salary related recurrent costs of schools। कि स्कूल की जो अचानक होने वाली चीजें हैं जो सैलरी से हट के, इसको नॉन सैलरी इसीलिए कहा जाता है कि सैलरीज इसमें शामिल नहीं होती हैं स्टाफ की, उसके अलावा जितने भी काम है। इट इज टू बी यूज्ड बाय स्कूल टू स्पेंड ऑन एवरीडे एक्सपेंडिचर फॉर द जनरल अनकीप एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। ये जनरल जो चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, इसमें कुछ बड़ी चीजें भी शामिल होती हैं, उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होता है। और ये मैं बताता चलूँ, एज़ अ हेड मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इसका फ़ायदा बहुत हुआ है स्कूल्स को। जब से ये एनएसबी स्टार्ट हुआ है, स्कूल्स की हालत बदल गई है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल बड़े इम्प्रूव्ड हैं। उसकी वजह यही है कि उसकी मेंटेनेंस का जो अखराजात हैं, उसकी जो ये पूल है, इसके अलावा एविएट्स हैं, स्पोर्ट्स है, इक्विपमेंट है, लैब का सामान है, लाइब्रेरी है, जितनी चीज़ें आगे आगे हम देखेंगे कि कहाँ पर हम इनको खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने से स्कूल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। It supports student learning, e.g. office supplies, sport equipments, electricity, cleaning, teaching and learning materials, furniture and practical subjects। तो ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है नॉन सैलरी बजट। तो हमने देखा कि नॉन सैलरी बजट होता क्या है। अब वाई इज एनएसबी इम्पोर्टेंट, ये अहम क्यों है। It is hoped that by giving schools adequate funding and making them responsible and accountable for planning, managing and administering these funds, ये उम्मीद की जाती है कि इस तरह का मुनासिब फंड देकर क्या तवक्को की जाएगी उनसे। इट विल empower and incentivize schools to use these resources to improve the teaching and learning process, reduce student dropout and increase student retention and the overall school environment। इसका फायदा क्या होगा, स्कूल इंप्रूव होंगे, स्टूडेंट्स को फायदा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होगा, कम्युनिटी को फायदा होगा। मेन ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स ऑफ एनएसबी के इसके मेन ऑब्जेक्टिव के आमतौर पर इंटरव्यूअर पूछता है, हमारे कुछ दोस्तों से पूछा कि आपके ख्याल में एनएसबी का मकसद क्या है, या आप एनएसबी से के मकासद में या एनएसबी आपको क्यों दिया जाता है, स्कूल को एनएसबी का क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला ये आपको याद हो कि सबसे पहला फायदा ये है कि रिड्यूस द बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के जो बजट के मामलात हैं उनको कम करना। पहले पुराने दौर में, आज से पहले कुछ साल जब ये एनएसबी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हेड्स के पास पैसे होते नहीं थे, उन्हें बिल अदा करना होता था, उन्हें चीजें लेना होती थी, फर्नीचर रिपेयर करवाना होता था, फर्नीचर परचेज करना होता था। ये जितनी भी चीजें हैं, इनके लिए बेचारों को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो उस स्ट्रेस को, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए पहली चीज। दूसरा, रिड्यूस स्टूडेंट ड्रॉप आउट इन द स्कूल। जाहिर बात है, जब आपके स्कूल में सहूलियात होंगी, आपके स्कूल की आउटलुक अच्छी होगी, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपके स्कूल में टीचर्स की तादाद पूरी होगी, फर्नीचर पूरा होगा, एविएट्स पूरी होगी, तो आपका जो ड्रॉप आउट की जो रेशो है, जो बच्चे खारिज हो जाते हैं स्कूल से, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, वो नहीं होंगे। इम्प्रूव एंड इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब ड्रॉप आउट होता है, आपके बच्चे जो है वो खारिज जब हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। रिटेंशन होता है उनको, बच्चों को बरकरार रखना, जितनी आपकी तादाद है वो बरकरार रहेगी। जब आपके पास ये सारी सहूलियात होंगी तो जाहिर बात है आपके बच्चे किसी और स्कूल में नहीं जाएंगे। खासतौर पे जो प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे भाग जाया करते थे कि वहाँ पर सहूलियात ज्यादा होती हैं, तो आजकल वो ट्रेंड बदल गया है, बेसिकली बिकॉज ऑफ एनएसपी फंड। इसके बाद है एम्पावर स्कूल मैनेजमेंट एंड द स्कूल काउंसिल। स्कूल काउंसिल और मैनेजमेंट को इसमें इख्तियारात दिए गए हैं कि अपनी मर्जी से चीजें परचेज कर सकते हैं, लोकली परचेज कर सकते हैं, वो नेशनल लेवल पे परचेज कर सकते हैं। वो खुद जब देखभाल के चीजें खरीदेंगे तो ज्यादा मयारी होंगी। आमतौर पर यह होता है कि गवर्नमेंट हमें बगैर पूछे चीजें भेज देती है, हमें जरूरत ही नहीं होती। कई दफा गैर मयारी चीजें भेज दी जाती हैं जो कि मार्केट की जो वैल्यू है उससे भी महंगी होती है, लेकिन होती गैर मयारी है। तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए उन्हें आपको पैसे देने हैं और कहना है कि आप खुद ही उनसे बार्गेनिंग करें, आप मैार खुद ही देखें और खुद परचेज कर लें। तो ये जो अख्तियारात हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द स्कूल्स फिजिकल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जाहिर बात है, जब सहूलियात पूरी होंगी तो आपके स्कूल की फिजिकल और लर्निंग एनवायरनमेंट बढ़ जाएगी, आपका स्कूल खूबसूरत होगा, आपका स्कूल साफ होगा, आपका स्कूल अट्रैक्टिव होगा, आपका स्कूल इम्प्रेसिव होगा, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल होंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे एनएसबी के। इसके बाद है एनएसबी फंड्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स।
अब इसके जो आउटकम है वो क्या है, इससे उन्होंने क्या तवक्कुआत रखी हुई हैं। इससे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आउटकम और आउटपुट में क्या फर्क होता है। आउटपुट भी नतायज होते हैं, तवक्कुआत होती हैं, रिजल्ट होते हैं, और आउटकम भी रिजल्ट होते हैं। इनमें फर्क ये होता है, याद रखिएगा, कि जो आउटपुट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मिकदार होती है, मसलन 2 + 2 = 4। जबकि जो आउटकम होता है ये क्वालिटेटिव होता है। तो स्कूल के या एजुकेशन के जितने भी नतायज होते हैं, उनका आउटपुट नहीं होता, उनका आउटकम होता है। किसी फैक्ट्री में अगर आप प्रोडक्शन बताएंगे तो वो आउटपुट होगा कि इतनी गांठें, इतनी प्रोडक्शन, इतनी मिकदार उन्होंने बना ली है। जबकि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनके लिए आउटकम होता है कि उनके जो नतायज हैं क्वालिटी वाइज हैं, उनको नाप नहीं सकते आप इस तरह एग्जैक्टली मेजरमेंट की तरह से। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो क्या है, 100% क्लीननेस ऑफ बिल्डिंग, कि एनएसबी से आपकी बिल्डिंग की जो सफाई है वो 100% होगी। 100% cleanliness of the classroom, 100% cleanliness of playground, 100% cleanliness of washrooms, 90% teachers attendance। इसके बाद है 100% fictionalization of available facilities, i.e. electricity, drinking water, washrooms, and boundary wall. 100% repair of furniture, 25% purchase of new furniture। ये याद रखिएगा कि आपकी जो रिपेयरिंग है फर्नीचर की वो 100% होगी इस बजट से, जबकि आप न्यू जो है वो 25% ले सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर अलग से गवर्नमेंट ने आपको देना होता है। 100% फिक्शनलाइजेशन ऑफ अवेलेबल क्लासरूम। तो ये वो वाले आउटकम्स हैं जो आपको तैयार हों, जो याद हों। इनका याद रखने का ये तरीका है कि 100% वाले पहले याद करें कि 100% कौन सी तवक्को रखी जाती है एनएसबी को देकर। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब होगा कि अगर आपके स्कूल में एनएसबी आ रहा है तो ये सारे टारगेट भी आपके अचीव्ड हो। ये ना हो आपके स्कूल में बजट हो, आपके पास पैसे हो, और ये चीजें आपके पास सफाई ना हो, क्लासरूम की सफाई ना हो, प्ले ग्राउंड साफ ना हो, वॉशरूम साफ ना हो, तो ये आपकी इनएफिशिएंसी में आएगा। इसके बाद है एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स रिटेंशन बाय 20% इन 3 इयर्स। इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ स्कूल बजट। PMIU will allocate the funds for schools according to the NSB formula। उनका जो फार्मूला है PMIU का, अगर आप एब्रिविएशन लिखना चाहें तो प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ये जिनके थ्रू ये MEA साहिबान आपके स्कूल्स में आते हैं, और मॉनिटरिंग ऑफिसर जो आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसका जो ये इसी PMIU इदारे के नुमाइंदे होते हैं। तो PMIU will allocate the funds for schools according to the NSB formula। PMIU will inform to EDO education and EDO finance and planning for schools fund। Each school will be informed about the amount of allocated funds। Funds will be directly deposited from province to district government account for as a conditional as con as conditional grant। These funds will be utilized strictly only for the purpose decided through district account officer and the relevant rules laid down by the finance department। FTF and other funds will be deposited in another account। These amount will not be mixed in SC या स्कूल कमेटी अकाउंट। तो वो क्या कह रहा है कि PMIU से ये सारे काम करेगा। फंड जो है वो प्रोविंस से डायरेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अकाउंट में आएंगे, उसके बाद आपका जो स्कूल का अकाउंट होता है उसमें आएंगे। स्कूल के का वो बता रहा है कि उसका आपका जो अकाउंट है वो FTF से अलग होगा, NSB के नाम से अलग अकाउंट होता है, जिस पर हम कल भी बात कर चुके हैं कि उसमें को सिग्नेटरी होगा। आपकी जो स्कूल कमेटी है जिसको SC भी बोलते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, अपना एक पूरा सेशन रखेंगे कि उसको कैसे सिलेक्ट करना होता है, कितने मेंबरान होते हैं, क्योंकि पिछले पेपर में ये तादाद पूछी गई है, कमीशन के पेपर में स्टेटमेंट थी इनके तादाद के बारे में, इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये होगा कि आपका जो NSB का अकाउंट है उसमें अलग से आपका अकाउंट होगा बैंक में। हेड जो है वो चेयरमैन होगा इसके अकाउंट का, और उसके साथ को सिग्नेटरी के साइन होंगे आपकी विदड्रॉयल के लिए जब आप चेक कैश करवाएंगे। अब है इम्पोर्टेंट चीज, यूजेज ऑफ NSB फंड, कि NSB फंड को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से और कैसे यूज कर सकते हैं। हेड टीचर विल यूज दीज फंड्स एज ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, DDO। ये आमतौर पे कमीशन के पेपर में आता है, DDO स्टैंड्स फॉर, तो इट स्टैंड्स फॉर ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ऑब्जर्विंग द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स एंड
ऑस्टेरिटी मेजर्स व्हाइल मेंटेनिंग द एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड। तो टीचर जो है जो पूरा रिकॉर्ड रखेगा इसके एक्सपेंडिचर का, क्योंकि जो हाई स्कूल का हेड होगा वो डीडीओ पावर होल्डर होगा उसी स्कूल का, और उसके पास ये अथॉरिटी होगी इस सारे को खर्च करने की और इसको रिकॉर्ड मेंटेन रखने की भी। स्कूल हैज लिबर्टी टू यूज दीज फंड्स अंडर एनएसपी सर ये पॉलिसी। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं सर? इसके जो मामलात हैं जो जिसके थ्रू से आपने इसको खर्च करना है, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की जाती है। क्या आपने इसमें क्या क्या, ये आगे आएगी डिटेल में कि हमने कौन कौन सी चीज स्कूल मेंटेन रखनी होती है, कैसे रखनी होती है, उसके परफॉर्मे भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। The school council will work according to school council policy 2007 and 13. Any construction work can be done after fulfilling the important needs as per NSB policy. कोई भी आप काम important काम NSB policy जो आपको गाइडलाइन दे दी जाती है उसके मुताबिक आपने इसको खर्च करना होता है, उसके बाहर नहीं करना होता। स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान जिसको SBAP will be prepared accordingly। स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान होता है कि आपने आपके स्कूल में कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, जो एनएसबी आता है आप उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को। जब फर्ज करें आपके स्कूल में 10 काम, और ये आगे चल के हम इस पर बात करेंगे डिटेल, इसका आपको स्केच भी मैं दिखाऊंगा कि आपको 10 काम अगर करवाने हैं तो उसमें आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि सबसे अहम कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा। ये ना हो कि आपका फंड आए आप जो जिमनी चीजें हैं उस पर खर्च कर दें, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें वो रह ना जाए। School-based action plan (SPAP) will be prepared accordingly. Funds will not be used on non-listed items in NSP policy, which includes। तो non-listed items हैं जो लिस्ट में नहीं है वो आप नहीं कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? परचेज ऑफ लैंड, आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। एनी वर्क एक्टिविटी विच इज नॉट इन स्कूल प्रेमिसेस, जो स्कूल के दायरे कार में स्कूल की बाउंड्री के अंदर चीजें नहीं आती हैं वो भी आप नहीं कर सकते। परचेज ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा, आप कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। Those items which will not be used in school, आप ऐसी चीजें भी परचेज नहीं कर सकते हैं जो स्कूल में इस्तेमाल ना हो। Those items which are not mentioned in SBAP, NSP, non-listed items can be fulfilled after written approval of the authority। अगर आपने इसके अलावा कुछ काम करवाना है तो आपको अथॉरिटी से रिटन परमिशन लेना होगी। All non-salary recurrent expenditures will be covered from NSB fund। सैलरीज के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो आप NSB फंड के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। No extra funds will be allocated from non-salary expenditures। School based action plan, किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसे ऑफ कीजिएगा, अपने अपने माइक ऑफ करें प्लीज। आमिर का है सर, आमिर। आमिर साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान क्या होता है? द पार्टिसिपेंट्स विल डेवलप स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान। ये पार्टिसिपेंट्स को करवाया जाता है एक्टिविटी कि आपने किस तरह से स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान आपने बनाना है, और ये हर हेड के लिए जरूरी होता है जो आपके पास फंड आता है। तो एमएस कोड आपका आएगा, स्कूल नेम आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, तहसील, मरकज, विलेज, यूसी नंबर और यूसी नेम। इसके बाद है ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं, स्कूल नीड्स है, क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटी है कि आपने कितनी चीजें आपको चाहिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि उस पर तकरीबन खर्चा कितना होगा, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये करवाना किसने है, किसकी जिम्मेदारी में शामिल है। अगर आप पहला देखें तो वाइट वॉशिंग ऑफ क्लासरूम्स है, पहला आपने जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद क्लासिफिकेशन में ये मैंडेटरी है, जरूरी है, इंतहाई अहम है। क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड है कि 3 रूम्स आपने करवाने, फर्ज करें आपके स्कूल में 10 रूम्स हैं तो उनमें से 3 रूम ज्यादा जरूरी है जिनको वाइट वॉश करवाना है, आगे उसकी अमाउंट लिखी है। इसी तरह से रिपेयर ऑफ क्लासरूम है, वॉल ऑफ रूम्स प्लस फ्लोर है। इसके बाद गार्डनिंग एंड वाटरिंग आर्टिकल्स है। ये सारी चीजें उसने दी हुई है, इनको आप लिस्ट बना लेंगे। इस तरह की ये आपका एक्शन प्लान होगा, और आमतौर पे जब कोई ऑफिसर आता है तो आपकी जो टेबल है उसके ऊपर ये एक्शन प्लान मौजूद होना बेहतर होता है, अच्छा होता है। वो पूछ सकता है कि आपके प्लान क्या है, अगर आप इस चेयर पे बैठे हैं तो नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं। ये आप इसको खुद रीड कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद अप्रूवल ऑफ एनएसबी,
ये अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है, इस फंड को कौन इस्तेमाल करने की इजाजत देता है और कैसे होता है। स्कूल काउंसिल एंड स्टाफ विल फर्स्ट प्रिपेयर द एनएसबी, सबसे पहले उसको प्रिपेयर किया जाएगा। एनएसबी विल बी अप्रूव्ड इन स्टाफ एंड स्कूल काउंसिल मीटिंग। Approved NSB will be sent to district administration through district collector, ADO, finance and planning for review. तो आप खुद से तैयार करते हैं एस्टिमेटेड, आप उसको तैयार करते हैं राफ्ट में, स्केच में, आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजते हैं, वो इसको फिर से देखते हैं, रिव्यू करते हैं। ADO can point out objection on any item and inform to school administration. उसमें अगर कोई गलती होगी तो आपको ADO फाइनेंस एंड प्लानिंग उसको पॉइंट आउट करेगा, आप उसको करेक्ट करके दोबारा सबमिट करवाएंगे। प्राइमरी एंड एलिमेंट्री शेयर इज इंक्लूडेड इन द बजट ऑफ हाई स्कूल। हेड टीचर इज एक्सपेक्टेड टू गिव ड्यू अटेंशन ऑन द नीड्स ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री पोर्शंस। तो ये होता है कि हाई स्कूल में दोनों पोर्शन होते हैं। तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो हेड होता है वो हाई स्कूल हाई पोर्शन पर, सेकेंडरी पोर्शन पर ज्यादा तवज्जो देता है, वहाँ ज्यादा खर्चा कर देता है, जबकि एलिमेंट्री पोर्शन रह जाता है। तो वो यही कह रहा है कि उसमें जो एलोकेशन है वो बराबर होती है, तो हेड को चाहिए कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके खर्च करे। Implementation of NSB budget, responsibility of implementation of the NSB lies with the head teacher। ये याद रखिएगा कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मामलात होंगे, जब भी ऑडिट होगा, जब भी कोई टीम पूछने आएगी, कुछ भी होगा, वो हमेशा हेड टीचर ही जवाबदेह होगा। आमतौर पे ये सोचा जाता है कि शायद क्लर्क ने ये सारा कुछ मेंटेन करना है तो वही जवाबदेह होगा। क्लर्क आपके अंडर काम कर रहा होता है, उसने आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन करना होती है, जवाबदेह आप खुद होंगे। इसका एक फायदा ये भी होगा कि जब क्लर्क को आप ये सारी चीजें बता रहे होते हैं तो खुद भी साथ में इसको याद रखा करें, ताकि कोई आके कोई पूछता है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें, आप जवाब भी दे सकें। ये ना हो कि हर काम के लिए आप पूछते हैं जी पता नहीं, क्लर्क को पता होगा। ये एक अच्छी लीडरशिप या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं होगा। तो इसके बाद डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान विल बी प्रिपेयर्ड। एक स्केच था, उसके बाद एक डिटेल में बनाया जाएगा। आइटम विल बी परचेज्ड इन बल्क टू लेसन कॉस्ट। बल्क कहते हैं इज्तिमाई मजमूई तौर पर, लेसन कहते हैं कम करना, कि आप इकट्ठी चीजें खरीदोगे ताकि जो खर्चा है वो कम हो। जब आप इकट्ठी चीजें लेते हैं तो एक तो वो रेट कम करते हैं, दूसरा आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमने इतनी तादाद में लेनी है तो हमें मजीद रियायत करें। तो इसलिए वो कहता है कि आइटम एक एक लेने की बजाय आप इन बल्क लेंगे तो आपका स्कूल का फायदा होगा। मेजर वर्क कंस्ट्रक्शन विच कैन बी डिस्टर्ब्ड, द डेली स्कूल रूटीन फंक्शंस विल बी स्टार्टेड इन समर वेकेशन। ऐसे काम जिनसे आपको लगता है कि स्कूल की पढ़ाई का नुकसान होगा तो आप उन्हें छुट्टियों तक ले रखें। Procurement will be made according to PEPRA, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। प्रोक्योरमेंट कहते हैं खरीदारी को। जब भी आप कोई खरीदारी करेंगे तो इसके लिए भी आपको पेपरा रूल्स है, इस पर बाकायदा हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी और हमने भी आगे दी थी। ये पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसमें उसने बताया कि आपने किसी भी चीज को खरीद कैसे करनी है। वैसे इसकी पेपरा की वेबसाइट पे भी डिटेल आई हुई है कि आपने किस तरह से कोटेशन और टेंडर और ये सारी चीजें डिटेल किस तरह से करनी है। Purchase through quotations will be done at the local level, free tendering at local level. Funds will be transferred to DAO quarterly in equal installments and will be utilized like any other government budget। तो ये क्वार्टरली आपको इसका इंस्टॉलमेंट दी जाती है और आपने इसको उसी तरह से खर्च करना होता है जैसा कि आपको दूसरी चीजों के लिए, दूसरे बजट के लिए गाइडलाइन दी जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका अकाउंटिंग है या कैश बुक, इसकी कैसे बरकरार रखनी है, आपने कैश बुक कैसे आपने मेंटेन रखनी है। कैश अमाउंट ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, जितने भी कैश आपने करवाने हैं उनको आपने उसका बाकायदा से आपने रिकॉर्ड रखना है। ये रिकॉर्ड रखना सबसे मुश्किल काम होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो हेड्स हैं वो खर्चा ही नहीं करते एनएसबी का कि कौन रिकॉर्ड रखेगा, फिर कौन ऑडिट के लिए पापड़ बेलेगा। तो याद रखिएगा कि जब आप ईमानदारी से, खुलूस नीयत से काम करवा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें खर्च करना चाहिए। और आज अब न्यू जो रूल है, जो प्रमोशन का रूल भी है, उसमें अगर एनएसबी आपने खर्च नहीं किया तो ये आपकी इनएफिशिएंसी के में हेड की इनएफिशिएंसी शुमार होती है कि उसके पास इतना बजट था, इतना पैसा था, इतना बैलेंस था, एनएसबी था, उसने खर्च क्यों नहीं किया। क्योंकि ये गवर्नमेंट बच्चों और स्कूल की बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए देती है, और अगर हम खर्च नहीं करते हैं तो ये स्कूल के साथ हमदर्दी है और ना ही अपने प्रोफेशन के साथ। तो आप खर्च करें, एहतियात से खर्च करें, और खर्च किया हुआ स्कूल पे नजर भी आता है। ऐसा नहीं होता कि आप काम फंस जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं।
तो ये अभी से ज़हन बना के रखें कि उसको पूरी तरह से खर्च करना है, आपने सही तरह से खर्च करना है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस खर्च करना है। आजकल वैसे ये जितना भी रिकॉर्ड है, आपको एक और खुशखबरी बताता चलूँ कि आजकल जो फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, वो ये सारा काम आपको बिलिंग वगैरह खुद करके देते हैं, आपको इतने ज़्यादा बखेड़ों में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपने टेस्ट देना है, फिर इंटरव्यू देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। लेकिन अब जब आप हेड बन जाएँगे तो फिर ये इतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि फर्म आपको सारी चीज़ें तैयार करके फाइल बनाकर आपको दे देती है। Head teacher will maintain both account of the receipts of purchased items, include school bank transactions detail, check number, date of issuance, and the name of the person. Expenditure statements need to be obtained and maintained in a orderly manner ऑन अ मंथली बेसिस। आप उसको तरतीब से मंथली बेसिस हर मंथ के आखिर पे आप देख लेंगे आपके पास इनकम कितनी है, आपने उसका एक्सपेंडिचर आपने किस किस तरह से किया, उसकी डिटेल कैसे है, फुल डिटेल लिखी हुई है कि कितने आइटम थे, रेट कितना था, ये खर्च कैसे की गई है। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे याद आ रही है, ये यहाँ पर शायद ना आए, वो वैल्यू फॉर मनी है, एक टर्म यूज होती है हेड के लिए। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये होता है कि आपने जितने की चीज थी उतने की ही ली है, आपने रकम का ख्याल रखा है, उस रकम को आपने ज़ाया तो नहीं किया। वैल्यू फॉर मनी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले ली जो स्कूल के लिए फ़ायदेमंद भी नहीं थी, आपने वैसे ले ली। या एक चीज़ ₹10 की आती थी, आपने बगैर सोचे, बगैर बार्गेनिंग किए उसको ₹100 में ले लिया। ये सारी चीज़ें वैल्यू फॉर मनी में आती हैं और इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। जब भी आप इदारे की परचेज़िंग कर रहे हो, जब आप कुछ खरीद रहे हो, तो इस बात का ख़्याल रखें कि यूँ समझें कि आप अपने घर के लिए कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, जिस तरह से उसको बार-बार चेक करते हैं, इसको भी वैसे ही चेक करें। इसके बाद है expenditure statement need to be obtained and maintained in an orderly manner on a monthly basis. इसके बाद है stock entries need to be made properly. stock की जो entries हैं, stock register होता है जिसमें आपने जो चीज़ आपने परचेज करनी है उसको लिखना है कि मैंने आज इतनी चार चेयर्स ली हैं, हमने 5 टेबल्स लिए हैं, 4 फैंस लिए हैं, ये इस कंपनी के हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है और इनके अमाउंट क्या है, ये आपने दर्ज करना होता है। इन केस ऑफ RS 10,000 or above amount for any item will be paid through a cross check. क्रॉस चेक ये आजकल तो वैसे मैंडेटरी कर दिया है कि आप जो है किसी को भी परचेज नेट नहीं कर सकते हैं, आपने क्रॉस चेक देना होता है। क्रॉस चेक ये होता है कि आपने चेक काटने के बाद उस पे 2 लाइनें ड्रॉ करना होती हैं और उसको होता है जिसको परचेज़ करना हो वो अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जमा करवाता है और वहाँ से विथड्रॉ करवाता है। और इसका भी आसान तरीका ये होता है कि जिस फर्म से आप काम करवा रहे होते हैं, आप पूरे का पूरा मसलन 50,000 आपने निकलवाना है, तो आप 50,000 का चेक उसी फर्म के नाम पर काट देते हैं और उससे ही वो यूँ ज़ाहिर होता है कि आपने उसके अंडर ही सारा काम करवाया है। इस तरह आप बजट में, आप ऑडिट में थोड़ा आपके लिए एज हो जाता है और आपके लिए आसानी होती है। इसके बाद डिडक्शन ऑफ बोथ सेल्स एंड इनकम टैक्स विल बी एश्योर्ड। गाइडलाइन फॉर चेकिंग एनएसबी रजिस्टर एंड वाउचर फाइल। ये वाउचर फाइल और एनएसबी रजिस्टर है, वो हेड टीचर कैसे चेक करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होगा क्या क्या देखना है, तो तब भी आप करेंगे। कैश अमाउंट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। जितनी भी आपके पास कैश आया है उसके अकॉर्डिंग आपने जितनी ट्रांजैक्शन की हैं, ये याद रखिएगा कि जब भी किसी को आप एज अ हेड चेक आप दे रहे हैं, उसको स्कैन करके अपने पास रखें, या अगर आपके पास फोटो कापियर है तो उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो, आपको पता हो आपने किस डेट को कितने अमाउंट का किस फर्म को या किस बंदे को चेक दिया था। All receipts of purchased items should be maintained by a head teacher. Head teacher should paste the receipts of purchased items and CNSE copy of purchaser in paste file. आप paste file में जिसको आप दे रहे हैं उसके CNSE copy रखें और साथ में उस रसीद की भी copy रखें या ओरिजिनल रसीद आप रखें। School bank transaction detail, check number, date of issuance and name of person should be entered in cash book. इसमें सारी चीजें डिटेल में होगी। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड एंड मेंटेन ऑन मंथली बेसिस। आपका जो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपने हर मंथ में कितना, फर्ज करो प्रीवियस मंथ आपका मार्च का, आपके पास मार्च के एंड तक 31 मार्च तक कैलकुलेट करके आपको उस पेज को साइन कर दें कि इस महीने में इतनी हमने खर्चा किए हैं, ताकि किसी भी महीने का आपसे पूछा जाए तो आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो। Expenditure statement should be obtained and maintained on monthly basis. Inventory register record for material detail भी होना चाहिए। School will prepare the inventory register. All items available in school will be entered in school's inventory register.
New purchased material will be entered in inventory register. Stock entries should be made properly in stock register. तो जितनी entries आपके स्कूल में जो चीज भी आती है वो आप उसको inventory register पर दर्ज करेंगे. In case of RS 10,000 or above, amounts for any item should be paid through cross check. इसके बाद है परचेज प्रोसीजर आपका क्या है. प्रोक्योरमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू पेपर ऑफ पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रूल्स. रेट ऑफ टैक्स है, जब आपने टैक्स पे करना है तो किस तरह से करना है. इनकम टैक्स है, आइटम परचेज है. अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, आपने जो कंपनी के थ्रू आप जिसको परचेज कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है तो उस पर इनकम टैक्स 4% होगा. अगर रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, कोई एक फर्द को आप दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड है तो उस पर 4.5 होगा. If the amount of purchase is less than 25,000, the income tax will not be deducted. 25,000 तक अगर आपके पास है तो उसका इनकम टैक्स नहीं होगा. सर्विसेज पर टेस्ट होता है, आइटम पर टेस्ट होता है जो चीज आप लेते हैं, और सर्विसेज पर होता है जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं, कोई रिपेयरिंग करवाते हैं, कोई व्हाइट वॉश करवाते हैं, कोई मिट्टी डलवाते हैं, कोई छतों को साफ करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं. रजिस्टर्ड कंपनी से करवाएंगे तो 8% होगा, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल से करवाएंगे तो 10% होगा. इसके बाद है इफ परचेजिंग अमाउंट इज लेस देन 10,000 देन इनकम टैक्स विल नॉट बी डिडक्टेड. सेल टैक्स के परचेज ऑफ आइटम रजिस्टर्ड सप्लायर को 17% है, नॉन रजिस्टर्ड को है 16%. रजिस्टर ऑफ नॉन सैलरी बजट किस तरह का होता है और उसको किस तरह से आपने फिल करना है. ये आजकल प्रिंटेड वैसे आ जाते हैं मार्केट से. कोड नंबर है, डिटेल्ड फंक्शन है, बजट एलोकेटेड बाय है, वाइड लेटर नंबर है, डेटेड है, फॉर द ईयर है, अमाउंट है कि आपके पास किसने आपको बजट जारी किया, कब किया, और लेटर नंबर क्या था उसका, साल कौन सा और उसकी अमाउंट कितनी है, डेट, मेमो नंबर, टू होम पेड जिसको आपने दिया, पार्टिकुलर किस चीज के लिए दिया, वाउचर नंबर इतना है, अमाउंट नंबर अमाउंट इतनी, और रिमार्क्स में आपने लिखना है कि उसको आपने पेड कर दिया नहीं कर दिया है. सर ये मेमो नंबर क्या होता है? ये उसका जो आपके पास रसीद होती है, जो चीजें आप परचेज करते हैं, जो चीजें आती हैं उसका मेमो होता है. जिस तरह से ये उनका पैड नंबर होता है कंपनी का. जी जी, कैश बुक है ऑफिस ऑफ द, आगे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और इसमें डेट आ जाएगी, रिसीट नंबर. ये इतनी ज्यादा आपको डिटेल नजर आ रही है, इतना वैसे होता नहीं है काम, कहीं आप घबरा ना जाए कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ पड़ा मैं है. तो सच्ची वाला घबरा रही थी कि हेड का इतना काम होता है. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं. आजकल ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारी चीजें वो खुद करके कंपनी देती है आपको. रजिस्टर्ड यहाँ फॉर्म पर होती तो है इतना कुछ वो. पढ़े है ना, तो हमने स्कूल में देखा है, वो तो हाँ, ऐसे ही ये करते रहते, इतना होता ही नहीं इनका. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं बता चुका हूँ कि आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपसे अभी पूछा जाना है. आप जब रिवॉल्विंग चेयर पे बैठेंगे तो फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे, ना वो पूछेंगे और ना मैं पूछूंगा. ये तब तक हम आपको याद करवा रहे हैं जब तक आप सिंपल चेयर पे बैठे हैं. जी ओके सर. जी जी. तो रिसीट नंबर होगी, पार्टिकुलर्स होंगे, पे होगा, अलाउंसेस होंगे, ये सारी डिटेल लिखी, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा. इसके बाद है मेंटेन स्कूल काउंसिल मीटिंग रजिस्टर. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने खुद करना होगा. वैसे आप किसी टीचर के जिम्मे लगा के भी करवा सकते हैं, वैसे हाई स्कूल के हेड जो हैं वो खुद काम नहीं करते हैं. तो ये किस तरह से रखनी है मीटिंग रजिस्टर की, क्योंकि वो मंथली जो आपके पास एमईए साहिब आते हैं वो भी पूछते हैं कि आपकी स्कूल काउंसिल की इस माह में कितनी मीटिंग्स हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है. सिंपल सा लिखना होता है कि आज ये कार्रवाई हुई, फलां फलां जो बंदा है वो हाजिर हुआ. ये डिटेल अभी हम देखते हैं. लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एससी मस्ट बी गिवन इन दिस रजिस्टर फॉर प्रूफ वेरिफिकेशन. सबसे पहले रजिस्टर के आगाज में तमाम की वो प्रिंटेड आजकल जो मिलते हैं उस पर जगह बनी होती है, आप सबके नाम लिख लेंगे रिकॉर्ड के तौर पर, उनका सीएनएससी नंबर, और मुमकिन हो तो उनके सीएनएससी की कॉपी लिख लेंगे, साथ में आप उनका सेल नंबर लिख लेंगे. इसके बाद है प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर फॉर्मेट. फॉर्मेट वहां पर दिया होगा, उसके मुताबिक आप उसकी कार्रवाई लिख देंगे कि आज इतने लोग हैं. परमिशन टू ड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बैंक विल हैव टू बी सॉट इन अ मीटिंग ऑफ एससी बिफोर विथड्रॉल फ्रॉम बैंक. बैंक से अभी आपने पैसे विथड्रॉ नहीं करवाए, आपको पता चल जाता है कि आप कितनी अमाउंट आई हुई है, तो उसी वक्त आप अपने उसके एक दिन बाद अपनी कमेटी को बुलाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इतना बजट आ चुका है, आपका जो स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान है वो आपके पास तैयार होगा. आप उनकी मीटिंग बुला के उन्हें बता देंगे कि हमें ये चीजें जरूरत है, आपका क्या ख्याल है, वो उसको हम अप्रूव कर देंगे. और एक और बात मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता चलूं कि ये जितने आप लोग रखते हैं कमेटी में, कमेटी की फॉर्मेशन में भी हम पढ़ेंगे, वो कोई 100% कम ही आया करते हैं, इतने इंटरेस्टेड नहीं होते वो. कम लोग आते हैं, फॉर्मेलिटी होती है, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन कुछ जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की दूसरी अवाम की तरह से इतने कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हो, तो आपने परेशान नहीं होना.
आप जितना भी उनसे आप उनको कॉपरेशन उनसे आप ले सकते हैं, उनको आप अपने हाथ में रखने की कोशिश कीजिएगा। परमिशन टू ड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बैंक, ये ले ली जाएगी अमाउंट, और रिफ्रेशमेंट फॉर एससी मीटिंग शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 300 पर मीटिंग। अगर आप उनको कुछ खिलाना पिलाना है तो ये कह रहा है कि 300 से ज्यादा खर्चा ना करें पर मीटिंग पे। ये भी वैसे आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखना जरूरी है, अदरवाइज तो हेड जब बैठा होता है तो वो इतना तो अपनी जेब से भी कर लेता है, कोई इतना पहाड़ नहीं है। तो और आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह की छोटी मोटी चीजें स्कूल से ना परचेज करवाएं। अगर आप डिग्निफाइड मैनर में सर अंजाम देना चाहते हैं अपनी हेडशिप को, तो ऐसी छोटी मोटे खर्चे आप खुद से कर लिया करें, ताकि स्टाफ पर और आने वाले मेहमानों पर इस चीज का नेगेटिव असर ना पड़े कि हर चीज स्कूल से लेते हैं। सही बात है सर, ये तो बिल्कुल ही 300 है। हाँ जी। The audit rule does not apply on expenditure of SC under the financial purchase rule as prescribed by finance department by notification। ये बताइए, ensure that expenditures through SC should not exceed 4 lakh of rupees in one financial year। कि एक साल में 4 लाख से ज्यादा ना जाए, लेकिन इसको अब उन्होंने बढ़ा दिया है, अब 4 लाख वाली ये नहीं है। फ्रॉम जुलाई टू जून एज पर नोटिफिकेशन इतना। इसके बाद है, it should also be ensured that financial procedures have been followed by FC। A brief overview is given below। Every committee will open 2 account, public fund account and private fund account। Public fund account में क्या शामिल होगा? In aid and other amount provided by government will be spent on specified works। Private fund include FTF donations from community and all other amounts। A cash system will be maintained for amount from non-government sources। तो आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं आपके स्कूल के इनकम के। एक गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं वो पब्लिक फंड होते हैं, और जो कम्युनिटी की तरफ से आते हैं या उसके अलावा जितने भी आते हैं वो प्राइवेट फंड होते हैं। तो उनको वो कहता है अलग अलग आप रखें अकाउंट, और अलग अलग ही रिकॉर्ड रखें। यहाँ पर डोनेशन की भी बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि जब आपको कोई भी डोनेट करता है कोई चीज, डोनेशन का भी आपने रिकॉर्ड रखना होता है। आमतौर पर ये हेड्स के माइंड में होता है कि वो तो फ्री का डोनेशन है, उसको क्या रिकॉर्ड में रखना, तो आपने हर चीज रिकॉर्ड में रखना जरूरी होती है आपके लिए। Financial rules and procedures। A bank account in the name of SC be opened in the nearest bank। करीब तरीन बैंक में आप स्कूल कमेटी के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। Detail of income and expenditure may be put before all the SC members at least once in every 3 months। Record may be kept as some safe place। तो रिकॉर्ड आप महफूज रखेंगे, अपनी कमेटी को आगाह करते रहेंगे हर 3 माह के बाद कि हमारे पास इतना इनकम है, इतना हमने खर्च किया। The head teacher and the co-signatory will jointly deal with the financial matter। जो आपका co-signatory होगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक जो स्कूल कमेटी का जो एक मेंबर है उसको आप co-signatory सिलेक्ट करते हो, जो आपके लिए आसानी से जो अवेल होता है, आमतौर पर जिसका घर करीब होता है, उसके साइन भी चाहिए होते हैं। और जब बैंक में कोई काम होगा, कोई न्यू चेकबुक इशू करवाना होगी,